चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम देखना। इन प्रॉब्लम के नाते है ना आपकी एस ब्लॉक केमिस्ट्री के सारे फंडामेंटल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आई अश्योर यू। बस आप प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव कॉपी एंड पेन विद योरसेल्फ, ठीक है। ताकि कई बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर स्क्रीनशॉट को कॉपी में बाद में नोट करते हैं, कभी मोबाइल से पिक चली जाती है। मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप स्क्रीनशॉट मत लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि ये लेक्चर आपको दोबारा ना देखना पड़े और आपके इसी बहाने अच्छे नोट्स भी तो बन जाएंगे। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। विच है द हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी इन एक्वा सॉल्यूशन। आपको 4 सॉल्यूशन दे रखे हैं, इन चारों सॉल्यूशन में से किस आयन की आयनिक मोबिलिटी होती है मूवमेंट ऑफ द आयन। मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट। आयनिक मोबिलिटी एक्वा सॉल्यूशन में, जैसे वाटर ले लिया मैंने, एक्वा सॉल्यूशन है तो पानी में किस आयन की मूवमेंट सबसे ज्यादा होगी, तो वो बताना है। लिथियम होगा, पोटेशियम कैटायन होगा, सोडियम होगा या रुबिडियम होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो मैं 5 शिकार कर सकता हूं, इसे 5 क्वेश्चन पूछ सकता था मैं। ये पहला क्वेश्चन, विच आयन हैज आयनिक मोबिलिटी इन एक्वा सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन। दूसरा, विच हैज द मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी इन एक्वा सॉल्यूशन, दूसरा क्वेश्चन। विच हैज द मैक्सिमम साइज ऑफ द हाइड्रेटेड कैटायन। भाई अगर वाटर में सोल्यूबलाइज होने के बाद किस कैटायन का, हाइड्रेटेड कैटायन का साइज सबसे ज्यादा होगा या सबसे कम होगा। किस आयन की कंडक्टिविटी पोलर सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा होगी और किस आयन की कंडक्टिविटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा होगी। देखो 5 क्वेश्चन 5 कॉन्सेप्ट, यही तो मेरा यही तो इंटेंशन होता है, आपको प्रॉब्लमेटिक अप्रोच से लेते हुए क्वेश्चन पर लेकर जाऊं। चलिए देखते हैं। आयनिक मोबिलिटी का रिलेशन बताता हूं पहले तो। आप देखिए, कल मैंने एक बात बताई थी, कल किसी ने मेरा ब्यूटीफुल लेक्चर देखा होगा, इस ब्लॉक का पहला लेक्चर, कि अगर मान लीजिए 4 या 5% की रेस लगी हुई है, ठीक है, 4-5% में से पीछे से पानी की बौछार आ रही है और उन पर्सन्स को पानी से बचकर दूर भागना है, तो पानी में सबसे पहले कौन भीगेगा, जिसके पैर छोटे हैं, जो धीरे चलता है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो आप सीधा सा कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, जिस कैटायन का साइज सबसे छोटा होगा ना, इट विल बी इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय द वाटर, इट मींस इट विल बी इजीली कैप्चर्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। और जिस कैटायन का साइज बड़ा होगा उसके अंदर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो मतलब उसके पैर बड़े हैं, वो जल्दी जल्दी भागकर पानी से दूर निकल जाएगा। इट मींस इट विल बी डिफिकल्ट टू हाइड्रोलाइज। ये मैं कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। वैसे तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का साइज जितना छोटा होता है मोर इट विल बी इजी टू हाइड्रोलाइज, उसको हाइड्रोलाइज करना इजी होगा। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी कैटायन को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया तो उसकी मोबिलिटी, उसकी मूवमेंट कम होगी या ज्यादा होगी, सोचिए। अरे कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, उसकी रैंडमनेस बहुत ज्यादा है, उसकी एंट्रोपी बहुत ज्यादा है और हम चाहते हैं उसकी रैंडमनेस कम हो जाए, तो क्या करो, उसके हाथ बांध दो, होगी रैंडमनेस कम, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या लगाया मैंने कि वाटर मॉलिक्यूल्स को सबसे छोटे साइज का कैटायन होता है ना, चारों तरफ से कैप्चर कर लेता है। सो स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, इट विल बी इजीली टू हाइड्रोलाइज, इट विल बी कैप्चर्ड बाय द इजीली बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। सो लेसर इज द आयनिक मोबिलिटी। तो आप मेरा बात समझ पा रहे हो। तो हाइड्रेशन एनर्जी कहीं ना कहीं आयनिक मोबिलिटी से रिलेट करती है कि नहीं करती, डेफिनेटली करती है। तो मेरे भाई यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सुन लो कि साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, मोर इज द हाइड्रेशन एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सेट कर दो, कभी गलती नहीं होगी। किस कैटायन का साइज हाइड्रेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, और दूसरी बात, अब हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो भी सुन लीजिए, हाइड्रेशन एनर्जी वो आयनिक मोबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आयनिक मोबिलिटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो प्रूव करके दिखाता हूं, बड़ा ध्यान से सुनिए। देखो इन चारों में सबसे स्मॉल साइज कैटायन कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है लिथियम है। लिथियम इज द स्मॉलेस्ट साइज कैटायन, तो लिथियम का कैटायन सबसे छोटा है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो उसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे कम है। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर एक क्वेश्चन ऐसे पूछता कि विच आयन हैज लोएस्ट आयनिक मोबिलिटी इन एक्वा सॉल्यूशन, तब तो आंसर होता लिथियम। पहला क्वेश्चन समझ गए। दूसरा, अब मैंने पूछा है कि किस आयन की आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसका कैटायन सबसे बड़ा है।
जिसका कैटायन बड़ा है, जिसके पैर बड़े हैं, वो पानी से बच के बाहर निकल जाएगा, उसको इजीली हाइड्रोलाइज करना बड़ा मुश्किल है। सिंपल सी बात है। तो हम कहेंगे लार्जर इज द साइज ऑफ कैटायन। बड़ा ध्यान से सुनिए, अगर मैं कह दूं लार्जर है, लार्जर इज द साइज ऑफ कैटायन, लेसर इज द हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? लेसर। कॉन्सेप्ट लगाइए, लार्जर इज द साइज ऑफ कैटायन, लेसर इज द हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी लेसर होगी तो आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी ना, आयनिक मोबिलिटी मोर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसका मतलब है कैटायन का साइज ज्यादा तो आयनिक मोबिलिटी ज्यादा। क्योंकि देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जोड़ लिया करो, अगर कैटायन का साइज हाइड्रेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और हाइड्रेशन एनर्जी भी आयनिक मोबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मेरे भाई तीसरा कॉन्सेप्ट यहां से क्या निकल कर आया कि साइज ऑफ कैटायन वो आयनिक मोबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कभी नहीं भूलोगे आप। तो जिसका कैटायन का साइज सबसे छोटा होगा उसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे कम होगी। क्यों? इट विल बी इजीली कैप्चर्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। और जिसका सबसे लार्ज कैटायन होगा रुबिडियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। रुबिडियम सबसे लार्ज साइज कैटायन है, लार्जर इज द साइज ऑफ कैटायन, लेसर इज द हाइड्रेशन एनर्जी और मोर इज द आयनिक मोबिलिटी। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? देन हिट द लाइक बटन। मैं आपको काफी बार देख रहा हूँ, देखो एक मेरा छोटा सा विचार और होता है, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं इस लेक्चर को जो देख रहे होते हैं, जो डिसलाइक भी करते हैं लेक्चर को, वो मुझे उसका परफेक्ट रीजन बताए कि सर ड्यू टू दिस रीजन आई एम डिसलाइकिंग यूर लेक्चर। ठीक है, ताकि मुझे अगले आने वाले लेक्चर के लिए कुछ इंप्रूवमेंट का चांसेस तो मिले। भाई डिसलाइक करके चला जाते हो, मुझे बताओ तो सही व्हाट आई हैव टू नीड फॉर द इम्प्रूवमेंट, मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है अपने अगले आने वाले लेक्चर के अंदर। सब कुछ आप मुझे डिटेल में बताएंगे ताकि आप अच्छे से अच्छे वीडियो लेक्चर्स का एक्सपीरियंस ले सके। चलिए अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। आयनिक मोबिलिटी क्लियर हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी, अरे जिसको आयनिक मोबिलिटी क्लियर होगा हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कर दो। हमें इसमें पूछता कि विच आयन विच हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, किसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती? एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन तो अपने आप हो जाता है। हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती? लिथियम की। सबसे कम किसकी होती? रुबिडियम की। तीसरा क्वेश्चन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड कैटायन। तो भाई मेरी बात सुन लो, कैटायन जितना छोटा होगा ना, जैसे मैं एक बात करूं लिथियम कैटायन की, जैसे मैं लिख देता हूं ये लिथियम का कैटायन है, छोटा कैटायन है, और एक लार्ज कैटायन है, ये रुबिडियम का कैटायन है, इन चारों में से। अब देखो इट विल बी इजीली कैप्चर्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, ये चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल से जल्दी कैप्चर हो जाएगा, इसलिए जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना इसके चारों तरफ आके अटैच हो जाएंगे, और अटैच होने के साथ साथ और भी अटैच होते चले जाएंगे। इसका मतलब है कैटायन जितना छोटा होगा ना उसके हाइड्रेटेड कैटायन का साइज उतना बड़ा होगा, क्योंकि अगर कैटायन छोटा होगा सो इट विल बी कैप्चर्ड बाय द मोर एंड मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उसका सरफेस एरिया, उसके हाइड्रेटेड कैटायन का सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा। तो स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, तो ध्यान रखेंगे। तो साइज ऑफ कैटायन से एक कॉन्सेप्ट और निकल कर आया कि स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, लार्जर इज द साइज ऑफ और साइज ऑफ हाइड्रेटेड कैटायन। आपको नीचे दिख रहा हो ना दिख रहा हो तो नोट कर लो क्या बोला है मैंने। कैटायन जितना छोटा होगा ना उसके हाइड्रेटेड कैटायन का साइज उतना ही बड़ा होगा। मतलब लिथियम कैटायन सबसे छोटा है ना, अगर उसको हाइड्रोलाइज करें ना तो ये कैटायन सबसे बड़ा हो जाएगा, हाइड्रेटेड कैटायन बोलेंगे उसको। जैसे रुबिडियम सबसे लार्ज साइज कैटायन है बट इट विल बी डिफिकल्ट टू हाइड्राइज, तो इसके हाइड्रेटेड कैटायन का साइज सबसे छोटा होगा वाटर में मिक्स करने के बाद। समझ में आ गई बात? ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। रेडियस से रिलेट कर सकता है, रेडियस ऑफ द हाइड्रेटेड कैटायन। रेडियस देखें, अनहाइड्रस कैटायन का रेडियस छोटा होता है और अनहाइड्रस का हाइड्रेटेड का साइज बड़ा होता है। चारों कॉन्सेप्ट रिलेट कर गए। आयनिक मोबिलिटी आ गया, हाइड्रेटेड आ गया, हाइड्रेटेड कैटायन आ गया। अब अगला क्वेश्चन, व्हिच हैज द हाईएस्ट कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन समझ गए भाई, एक्वस वाटर होता है और वाटर सॉल्यूशन कैसा होता है? पोलर। तो मैंने पूछा है किसकी हाईएस्ट कंडक्टिविटी होगी। देखो यहां मैं एक ही क्वेश्चन में सीधे 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। पोलर सोलवेंट में, पोलर सोलवेंट जैसे मैंने वाटर ले लिया एक्वा सॉल्यूशन में, पोलर सोलवेंट में कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो सीधी सी बात है भाई, कंडक्टिविटी किससे रिलेट करती है? वेलोसिटी ऑफ आयन। और वेलोसिटी ऑफ आयन कब ज्यादा होगी? जब आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी। भाई आप जब किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? डेफिनेटली बढ़ती है मेरे भाई। तो हम क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी की बात हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी की। ठीक है, तो
हम क्या बात करेंगे, किसकी कंडक्टिविटी पोलर सॉल्वेंट से सबसे ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, जिसका कैटायन सबसे लार्ज होगा, कैटायन जिसका लार्ज होगा उसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, और आयनिक मोबिलिटी किस पे डिपेंडेंट होती है, सीधा के सीधा कंडक्टिविटी पे, कंडक्टिविटी इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो आप याद रखेंगे क्या बोला है मैंने, ध्यान रखना क्या कॉन्सेप्ट है कि कंडक्टिविटी, कॉन्सेप्ट को लिख लेना, इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में जो कंडक्टिविटी होती है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, क्योंकि जिसका कैटायन सबसे लार्ज होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम आएगी, पोलर सॉल्वेंट में हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, और आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी तो उसकी मूवमेंट ज्यादा होगी, एंड मोर इज द मूवमेंट मोर इज द कंडक्टिविटी। तो सीधा रिलेशन क्या आ गया, कंडक्टिविटी इन द पोलर सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। भाई साहब ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे सारे। अगला, अगर ये क्वेश्चन उल्टा पूछे कि विच हैज द हाईएस्ट कंडक्टिविटी इन नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट में किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे मैंने ले लिया बेंजीन, आपसे कहते इन चारों आयन में से अगर बेंजीन में मिक्स किया जाए, बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो किसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, तो मेरे भाई बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और नॉन पोलर कंपाउंड क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं, और हम 11th क्लास के बेसिक से पढ़ते आते हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर इज सोल्यूबल इन पोलर, नॉन पोलर इज सोल्यूबल इन नॉन पोलर, मतलब कोवलेंट कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। तो अब मेरे को कौन बताएगा फेजान रूल लगाकर कि इन चारों में से लिथियम कैटायन का साइज सबसे छोटा है, एंड स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन मोर इन द कोवलेंट कैरेक्टर। फेजान ने कहा था कि नहीं कहा था, बिल्कुल कहा था, इस कैटायन का साइज सबसे छोटा है, इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो मेरे भाई नॉन पोलर सॉल्वेंट में जल्दी घुलेगा नहीं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, जल्दी घुलेगा, क्योंकि इसके कोवलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम है और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो इसकी नॉन पोलर सॉल्वेंट में, सॉरी नॉन पोलर सॉल्वेंट में कंडक्टिविटी क्या होगी, इसकी नॉन पोलर सॉल्वेंट में कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस को आपको रिलेट करना है, आप डेफिनेटली अब कभी गलती नहीं होगी, आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। तो पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहता है, तो लिथियम विल हैव हाईएस्ट कंडक्टिविटी इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में किसकी आई थी, रुबिडियम की, रुबिडियम की आई थी पोलर सॉल्वेंट में, और इसमें किसकी आई है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ध्यान रखेंगे रिवर्स ऑर्डर होता है, कारण समझ में आ गया, क्योंकि फजान रूल लगा है, स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन मोर इज द कोवलेंट कैरेक्टर, and more is the covalent character, more is the solubility in the non-polar solvent. नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, कंडक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो आई थिंक आपको ये चारों कॉन्सेप्ट 5 क्वेश्चन एक ही बार में समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, चलिए लेते हैं। दोस्तों थोड़ी सी हेल्थ डाउन है आजकल, 1-2 दिनों से आपको बताया था, कल भी, तो आज भी लेक्चर हमारा थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत दिन है, लेकिन जितना पढ़ेंगे उतना बहुत ब्यूटीफुल तरीके से पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इस ब्लॉक का हमारा तीसरा लेक्चर और आता है तो हम उसमें भी प्रॉब्लमेटिक अप्रोच रखेंगे। इस लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, 15 मिनट का ऑलमोस्ट हो चुका है। चलिए ये 2-3 प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉब्लम मैंने 5 बातें बता दी थी आपको, आयनिक मोबिलिटी और सब कुछ बताकर। अगली प्रॉब्लम देते हैं, देखो ये कह रहा है equimolar solutions of the following compounds in the water. This is the problem number 2 and this is the problem number 3. Equimolar solution of the following compounds, ये 4 कंपाउंड दे रखे हैं, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इन चारों के सॉल्यूशन बनाए गए वाटर में, कौन से सॉल्यूशन की रिकॉर्डेड पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। क्वेश्चन सुनने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे फंडामेंटल पे जाएं तो बड़ा ही इजी पीजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहली बात सुनिए, अगर मैं क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके आंसर दूं, देखो पहली बात तो ये सारे मेटल क्लोराइड है, किसके, एल्कलाइन अर्थ मेटल के, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और आप इनको वाटर में मिक्स करेंगे तो सबको पता है कैल्शियम क्लोराइड वाटर साथ मिक्स होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम क्या बनाएगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, और स्ट्रोंशियम क्या बनाएगा, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। तो चारों का हाइड्रोक्साइड लिख लो। देखो एक हाइड्रोक्साइड सबसे पहले बेरिलियम, सबसे स्मॉल साइज कैटायन होता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम के बाद क्या आएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद क्या आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
और फिर क्या आएगा स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, और एक और हो सकता था बेरियम हाइड्रोक्साइड जो सबसे लार्ज साइज का टाइम होता है। अब मेरी बात सुनो, इन ये रिएक्शन तो आपको सबको पता ही चलेगा वो कैसे हुई है। जैसे अगर बेरियम क्लोराइड है उसकी रिएक्शन आप वाटर मॉलिक्यूल से करेंगे तो आप यहां से क्या पाएंगे, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, 2 Cl है वो 2 OH नेगेटिव से रिप्लेस हो जाएंगे, 2 HCl बाहर हो जाएगा इसमें ऑटोमेटिकली। चलिए ये तो कॉन्सेप्ट सीधा था। अब देखो क्योंकि सॉल्यूशन वाले वाटर बना रखे हैं, अब सीधा सा कॉन्सेप्ट है पीएच वैल्यू उसकी सबसे ज्यादा होगी जो सबसे ज्यादा बेसिक है। भाई सिंपल सी बात है ना, पीएच वैल्यू किस पे डिपेंडेंट होती है कि पीएच जिसका सबसे ज्यादा होगा, जिसका हाईएस्ट पीएच वैल्यू होगी, इसका मतलब क्या है वो मोस्ट बेसिक भी तो होगा, या फिर मैं दूसरी सेंस पे कहूं मोस्ट बेसिक वो होगा जिसकी पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा है। समझ में आ गई? तो देखो टॉप टू बॉटम जाते हैं ना तो बेसिक स्ट्रेंथ एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्यों बढ़ती है भाई? क्योंकि देखो अगर आपके पास लिथियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड है और स्ट्रोंशियम सीजियम हाइड्रोक्साइड है, ये 5 हाइड्रोक्साइड होते हैं। आपसे पूछ ले इन पांचों में से सबसे हाईएस्ट पीएच वैल्यू किसकी है, तो भाई साहब इसकी है। कारण लिथियम से स्ट्रोंशियम की तरफ, इसमें सीजियम की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, मेटल से OH बॉन्ड लेंथ, मेटल और OH के बीच में बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाएगी। तो सीधी सी बात है पीएच का कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंडेंट होता है, पीएच का कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट है मेरे भाई। देखो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो ये आएगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है MOH की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो जितनी ज्यादा होगी, या MOH के पीछे बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी कम होगी तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेंडेंसी टू डोनेट OH नेगेटिव आयन। तो MOH की बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी OH नेगेटिव आयन डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी कम होगी, और OH नेगेटिव आयन डोनेट करने की टेंडेंसी जितनी कम होती है बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होती है, कम होती है। तो MOH की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसमें है, बेरिलियम में, और सबसे MOH की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम किसमें है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, ये बॉन्ड लेंथ के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गई मेरी बात? तो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड में OH नेगेटिव सबसे जल्द रिलीज होगा, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, तो इसकी पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो दिस विल बी द आंसर, स्ट्रोंशियम क्लोराइड। ठीक है, मिल गया? देखो कितना अच्छा फंडामेंटल से रिलेट किया मैंने। अब बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है, एक क्वेश्चन और सुन लो, एक क्वेश्चन और सुन लो मेरे भाई। अगर एक क्वेश्चन ऐसे आता कि इक्विमोलर सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन वाटर, व्हिच सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट KSP वैल्यू। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनाया है मैंने, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बताइए क्या आंसर बनेगा? बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, क्योंकि ये देखो मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो अब तक बनते नहीं है, और बनेंगे तो जेईई मेंस पे गौर करेगा और आपके कॉन्सेप्ट भी फंडामेंटल क्लियर होंगे। देखो किसकी KSP वैल्यू ज्यादा होगी? अरे भाई मैंने इक्विलिब्रियम से रिलेट किया है इसको, इक्विलिब्रियम चैप्टर से। KSP होता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और आपको पता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। अरे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट उसी का तो ज्यादा होगा जिसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो सोल्युबिलिटी किस पे डिपेंडेंट होती है? तो मैंने आपको कल बताया था मेरे भाई, क्या बताया था, KSP की जो वैल्यू होती है ना, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्युबिलिटी। और अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड के अंदर टॉप टू बॉटम जाते हैं सोल्युबिलिटी बढ़ती है, बेसिक स्ट्रेंथ ही बढ़ती है, सोल्युबिलिटी बढ़ती है। याद लिख लेना, बेसिक स्ट्रेंथ ही बढ़ती है, सोल्युबिलिटी बढ़ती है। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में टॉप टू बॉटम जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, बेसिक स्ट्रेंथ ही बढ़ती है, सोल्युबिलिटी बढ़ती है, तीनों बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी किसकी होगी? बेरियम हाइड्रोक्साइड की, और बेरियम हाइड्रोक्साइड की सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी तो KSP की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। तो इसका आंसर अब की बार क्या आएगा? अब इन चारों में से अगर मान लो एक होता है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड से क्या बनता? बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो आंसर ए होता। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, मॉडिफाई करके पूछो क्वेश्चन को। आप बताइए अगर ये होते मेरे भाई, एक होता बेरियम सल्फेट, एक होता बेरिलियम सल्फेट, एक होता मैग्नीशियम सल्फेट, एक होता कैल्शियम सल्फेट। मैं कह रहा हूं ना आपको एक ही जगह खड़े खड़े सारे क्वेश्चन जनरेट कर दूंगा और आपके सारे फंडामेंटल क्लियर कर दूंगा मैं। देखो
अब पूछ ले इन चारों में से, चारों का एक्टिव सॉल्यूशन बना लिया पानी के अंदर, सबको पता है वाटर में डिसॉल्व होते हैं, किसकी KSP वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? KSP उसका सबसे ज्यादा होगा जिसकी सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। और सोल्युबिलिटी मेरे भाई अभी बताया था, वो हाइड्रेशन एनर्जी के क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और हाइड्रेशन एनर्जी कैसे चेक करते हैं? नितेश सर ने बताया था कि साइज ऑफ कैटायन से चेक कर लो, क्योंकि अगर एनायन का साइज सेम हो तो हाइड्रेशन एनर्जी। तो किसके पैर सबसे छोटे हैं? सबसे छोटे पैर अब की बार मैग्नीशियम के हैं। मैग्नीशियम के पैर सबसे छोटे हैं, तो मैग्नीशियम का कैटायन सबसे स्मॉल साइज कैटायन है। सॉरी, बेरिलियम रहा ना, बेरिलियम का कैटायन सबसे स्मॉल साइज कैटायन है। एंड स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, more is the hydration energy, and more is the hydration energy, lesser is the solubility, and lesser is the solubility, lesser is the KSP value। अगर ये पूछता किसकी लोवेस्ट KSP वैल्यू है, तब तो आंसर होता है बेरिलियम सल्फेट। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? डेफिनेटली हिट द लाइक बटन। चलिए, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं किसकी KSP वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो देखो रिलेट कर लिया करो। KSP वैल्यू हाईएस्ट किसका आएगा? जिसकी सोल्युबिलिटी हाईएस्ट होगी। सोल्युबिलिटी किसकी हाईएस्ट होगी? जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी मिनिमम होगी। हाइड्रेशन एनर्जी मिनिमम किसकी होगी? जिसका कैटायन सबसे लार्ज होगा। सारे कॉन्सेप्ट जोड़ते चले जाओ। कैटायन सबसे लार्ज किसका मेरे भाई? बेरियम का। तो बेरियम के अंदर आ गया। और बेरियम सल्फेट में पीपीटी बनते हैं। मोर इन द प्रेसिपिटेशन, लेसर इन द सोल्युबिलिटी। ऐसे जोड़ देते तो बहुत आसान हो जाता मेरे भाई। मोर इन द सोल्युबिलिटी, लेसर इन द प्रेसिपिटेशन, मोर इन द प्रेसिपिटेशन, लेसर इन द सोल्युबिलिटी। तो इसकी KSP वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। इसकी KSP वैल्यू क्या आएगी? सबसे, ऑटोमेटिकली आप याद रखेंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। इसकी सोल्युबिलिटी सबसे लोएस्ट KSP वैल्यू, इसकी KSP वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, हाईएस्ट KSP वैल्यू इसकी आएगी सबसे लोएस्ट KSP वैल्यू। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया ना कॉन्सेप्ट समझ में आपको? डेफिनेटली आ गया होगा। शायद मैंने डेफिनेटली उल्टा तो नहीं बता दिया? अरे सही बताया। आई थिंक बेरिलियम का कैटायन सबसे छोटा है। कैटायन छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? बेरिलियम का कैटायन छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो मैक्सिमम KSP वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम KSP वैल्यू बेरिलियम सल्फेट की आएगी। और लोएस्ट KSP वैल्यू किसकी आएगी? इसकी आएगी लोएस्ट KSP वैल्यू, और इसकी आएगी हाईएस्ट KSP वैल्यू। ठीक है, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है, माइंड से स्किप हो जाती है बातें, जस्ट सिंपली टर्न ऑफ द स्लीप। चलिए अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें क्या है? ये कह रहा है पोटाशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और बेरिलियम कार्बोनेट, इन चारों में से विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिलीज CO2 गैस मोस्ट रेडियली? बताओ सबसे जल्दी CO2 गैस कौन सा कंपाउंड रिलीज करेगा? सबसे जल्दी CO2 गैस। देखो मैंने आपको दो क्वेश्चन में 7-8 कॉन्सेप्ट बता दिए, क्योंकि इसमें हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी है, सोल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी है। सोल्युबिलिटी जितनी कम होती है, प्रेसिपिटेशन उतनी ज्यादा होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको रिलेट करके चलने हैं। डेफिनेटली इससे आपकी नॉलेज ही बिल्डअप होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन बेसिस ऑफ द कौन सा CO2 गैस सबसे जल्दी रिलीज करेगा? तो मैंने कहा था भाई CO2 गैस सबसे जल्दी रिलीज वो करेगा जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है। ध्यान रखना, आपको यहाँ पे लिख देता हूं, CO2 गैस का जो रिलीज होना है ना, वो उसकी जो रेट है, CO2 गैस के रिलीज होने की जो रेट है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट। ये ध्यान रखेंगे कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को हिट करने से जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी उसका CO2 गैस रिलीज होने की रेट सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब एक बात तो आपको कल मैंने क्लियर की थी, याद कीजिए। लिथियम बाइकार्बोनेट है, लिथियम के कार्बोनेट को छोड़कर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनके कार्बोनेट तो भाई कितना भी हीटिंग कर लो ये मेल्ट हो जाते हैं, डीकंपोज नहीं होते। तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम
these carbonate do not undergo decomposition and don't evolve CO2 गैस। तो अगर ऑप्शन में ये चार में से कोई आ रहा है तो उसको तो सीधा कट कर दो। पोटेशियम आ रहा है, कट कर दीजिए। आगे बढ़िए, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरिलियम ये आ रहे हैं। अब ये तो कट हो गया। अब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में देखो, एक बेरिलियम है, एक मैग्नीशियम है और एक कैल्शियम है, सीधा लगा दो। हमने बताया था टॉप टू बॉटम जाते हैं थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। टॉप टू बॉटम क्या बढ़ती है? थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है ना, सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी है? कैल्शियम की। और सबसे कम किसकी है? बेरिलियम की। तो बेरिलियम के केस में थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है, तो इसके CO2 गैस रिलीज होने की रेट सबसे ज्यादा होगी। तो बेरिलियम कार्बोनेट सबसे जल्दी CO2 गैस रिलीज करेगा, ठीक है। और थर्मल स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर।